हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है नेक्स्ट ईयर के लिए वो काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो जैसे इस बार जो हमारा एग्जाम हुआ था यूपीएससी प्रीलिम्स का, वो हुआ था 25 मई को और इसके रिजल्ट भी डिक्लेयर किए जा चुके हैं। तो बहुत से स्टूडेंट्स का जो है वो प्रीलिम्स क्लियर हो गया है। कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड वो भी मेंस की तैयारी में कर रहे हैं, वो कंटिन्यूसली आप मेंस की तैयारी करते रहिए। आज जो हमारा डिस्कशंस रहने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसी साल के जो 2025 में जो यूपीएससी ने एग्जाम लिया था उसके कुछ क्वेश्चंस रहेंगे और कुछ बेसिक चीज़ें बताऊँ आज हम मतलब मीन्स आज हम कुछ डिस्कस करेंगे जो कि उन स्टूडेंट्स के लोगे जो जो फर्स्ट अटेम्प्ट 2026 में या 2027 में देने वाले हैं। बहुत से स्टूडेंट को बेसिक नॉलेज होती है कि जब भी वो एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस कर रहे होते हैं तो क्या क्या सिलेबस रहता है, कौन सी बुक्स पढ़नी होती हैं, कट ऑफ कैसा रहता है, मेन सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, किस टाइप का एग्ज़ाम होता है। लेकिन बहुत से बच्चे को नहीं मालूम होता है, वो भी अपने जो प्रिपरेशंस है वो अभी से मतलब स्टार्ट कर रहे होते हैं। तो हम बेसिक से लेके चलेंगे, थोड़ा सा एडवांस लेवल तक चलेंगे और जो हमारे इस साल का पेपर रहा था उसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जो हमारे इस साल का पेपर है उसको हम पार्ट बाई पार्ट डिस्कस करते चलेंगे। तो आज हमारा 9th पार्ट रहने वाला। ऑलरेडी हमने 8 पार्ट में कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। जैसे कि मैंने बताया था, अभी कंटिन्यूसली जो आपकी सीरीज की जो वीडियो है वो लगातार नहीं आ पा रही है क्योंकि मेरी भी साइड से एग्जाम चल रहे हैं, तो इस वजह से भी कंटिन्यूसली नहीं है। लेकिन सेकेंड जुलाई से नहीं, लेकिन 3 जुलाई से अब हमारी कोशिश रहेगी, हम पूरी कोशिश करेंगे कि अब साथ साथ में 2026 के लिए पूरा एक फाउंडेशंस जो कोर्स होता है जिसमें हम सारे मेन सब्जेक्ट कवर करेंगे, सीरीज वाइज चलेगा। जो जो चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली है, जैसे कि हमने अभी पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी एंड लक्ष्मीकांत खत्म कर लिए, इसको रिवीजन करेंगे। जियोग्राफी के कुछ टॉपिक्स हमने खत्म कर लिया है, तो उसके जो बाद जो टॉपिक्स रह गए उसको हम कवर करेंगे। और साथ साथ में जो हमारा वीकेंड रहेगा यानी कि संडे को, उसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को हम एनालाइज करेंगे, जो कि 1997 से लेकर के आपको 2025 तक के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे सीरीज से। वो भी सीरीज चलेगा। जैसे कि अभी हमने पॉलिटिकल कंप्लीट कर लिया है, पॉलिटिकल के बाद हमने हिस्ट्री भी कंप्लीट की है, लेकिन अब हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी से। और बाकी जो हमने डिस्कस कर लिया है जैसे कि पॉलिटिका और जो हिस्ट्री है, इसको हम सब्जेक्ट के साथ रिवीजन करेंगे विथ जो हिस्ट्री की और पॉलिटिकल के और ज्योग्राफी के जो हम मेंस के लिए तैयारी करेंगे, तो उसी के साथ साथ हम क्या करेंगे, मेंस के क्वेश्चन और जो प्रीलिम्स है उसके क्वेश्चंस को भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये सारी सीरीज स्टार्ट हो जाएगी आपकी 3 जुलाई से। और नोट्स के लिए, पीडीएफ बुक्स के लिए टेलीग्राम का टेलीग्राम पे भी चैनल है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आप वहाँ पे रिवीजन के लिए नोट्स हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में मिलते रहेंगे। और जो नोट्स आपको मिलेंगे वो आपको किस तरीके से देखने को मिलेगा, एक मतलब शॉर्ट क्विक रिवीजन नोट्स विथ रोड मैप के साथ देखने को मिलेगा। तो आप फटाफट, फ्री ऑफ कॉस्ट है, चैनल में ज्वाइन होने के लिए कोई भी कॉस्ट नहीं है, आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। और साथ साथ में आपको एक मिनी ब्लॉग्स भी देखने को मिलेगा जिसमें आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट जो हमारे थॉट्स होते हैं या जो आर्टिकल्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल, वो क्विक रिवीजन्स ब्लॉग के फॉर्म में भी देखने को मिलेगा, जिसको आप कभी भी उसको रिवीजन कर सकते हैं क्विक रिवीजन के लिए। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। देखिए, अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स की का जो अगर आप पेपर देखो तो किस तरीके से पूछा जाता है। सबसे पहले यूपीएससी का जो पहला स्टेज होता है वो प्रीलिम्स का ही पेपर होता है, जिसमें वो 2 पेपर लेती है। एक होता है हमारा जीएस का, दूसरा होता है सीसेट। दोनों 200 मार्क्स के होते हैं। जो जीएस 1 होता है उसका कट ऑफ आता है, और जो हमारा सीसेट का एग्जाम होता है उसमें 80 क्वेश्चन होते हैं, बट वो उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ कितने परसेंट चाहिए होते हैं, 33% चाहिए होते हैं क्वालिफाई करने के लिए। कितना, 33%। लेकिन जो हमारा जीएस का पेपर होता है उसको आपको चाहिए कट ऑफ लिस्ट। तो मैं रिकमेंडेड करूंगा आप जो अपना टारगेट लेकर चलो जीएस के लिए, वो आपका कितना होना चाहिए, वो 110 से लेकर के 120 तक के बीच के मार्क्स का टारगेट होना चाहिए। अगर आप एनालाइज करो, अगर आप प्रीवियस 5 ईयर के जो कट ऑफ पे हैं वो कितना गया था, जैसे 2020 में 92.51 मार्क्स का कट ऑफ था, 2022 में 87.54 का कट ऑफ आया था, 2022 में यहाँ पे 21,
तो मतलब मीन्स 2021 में 87.54, 2022 में 88.22 मार्क्स का कट ऑफ था, 2023 में 75.41 मार्क्स का, एंड 2024 की बात करें तो 87.98 मार्क्स का कट ऑफ आया था। तो अगर आप इस कट ऑफ को एनालाइज करके देखो तो हार्डली आपको जो मार्क्स था वो मीन्स 95 भी नहीं गया है। तो अगर आप 100 प्लस का टारगेट लेके चल रहे हो तो आप ऑटोमेटिकली क्या रहोगे, एक सेफ जोन में रहोगे। तो आपको इसके लिए करना कुछ नहीं है। देखिए यूपीएससी जब अपना पेपर सेट करते हैं ना, वो 3 तरीके के क्वेश्चन सेट करती है। पहला होता है इजी क्वेश्चन, मीडियम क्वेश्चन और हार्ड क्वेश्चन। और आपको सबसे ज्यादा जो फोकस करना वो 2 क्वेश्चन पे करना है, जो इजी है और दूसरा जो मीडियम है। आपको हार्ड क्वेश्चन तभी आप उस पर अटेम्प्ट करने की कोशिश करो जब आपको उसके बारे में पूरी नॉलेज हो, आपको लगता है कि अगर आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। क्योंकि जब आप इजी और मीडियम क्वेश्चन अगर आप करेक्टली अटेम्प्ट करते हो तो आपको वहीं पे जो पॉसिबिलिटी रहती है वो हाई हो जाती है आपका प्रीलिम्स क्लियर होने की। जितने भी कैंडिडेट ने जो यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर क्लियर किया है वो पूरे 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं। क्यों? इसका मेन कारण क्या होता है कि जब भी यूपीएससी में जब आप एक आंसर गलत करते हो तो आपका 0.66 मार्क्स नेगेटिव में चला जाता है, तो उसमें पॉसिबिलिटी रिड्यूस होने लगती है। तो वही क्वेश्चन पहले आप अटेम्प्ट करो जिसका आंसर आपको एकदम श्योरली मालूम हो। तो आप ये एस्टिमेट लगा सकते हो कि आपको कितना टारगेट लेके चलना है। यहाँ पे जो मैंने टारगेट नंबर लिखे हैं वो जनरल कैटेगरी का है, और जनरल कैटेगरी का जो टारगेट कट ऑफ रहता है वो सबसे ज़्यादा रहता है। और यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स मेंशन किए हैं जहाँ से क्वेश्चंस कितने निकल के हैं वो देखते हैं। जैसे अगर आप मेन सब्जेक्ट की बात करो, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमी। अगर हम इन्वायरमेंट की बात करें, इन्वायरमेंट में 2025 में जो क्वेश्चन पूछे थे वो 10 क्वेश्चन थे। वहीं पे अगर हम 2024 की बात करें तो थे 15 क्वेश्चन। हिस्ट्री की बात करें तो 2025 में 15 क्वेश्चन पूछे गए थे। सेम उतने ही नंबर ऑफ क्वेश्चन 12 क्वेश्चन पूछे गए थे हिस्ट्री से 2025 में। सेम उतने ही नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए थे 2024 में। पॉलिटी की बात करते हैं तो 2025 में 15 क्वेश्चन, 2024 में भी 15 क्वेश्चन। ज्योग्राफी की बात करें तो 2025 में 14 क्वेश्चन और 2024 में 18 क्वेश्चन पूछा गया था। साइंस एंड टेक की बात करते हैं तो इसमें 15 क्वेश्चन 2025 में पूछा गया और 13 क्वेश्चन पूछा गया था 2024 में। इकोनॉमिक्स की बात करें तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन इस बार पूछा गया वो पूछा गया था इकोनॉमिक्स से, 21 क्वेश्चन पूछे गए थे। 2024 की बात करते हैं तो उस टाइम पे पूछे गए थे 14 क्वेश्चन। करंट अफेयर की बात करें तो दोनों ईयर्स में सेम क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए थे, 13 क्वेश्चन। तो ये इससे आपको ये एस्टिमेट लग गया कि आपको किस किस सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना है। इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी पे भी अगर आप फोकस करते हैं और साथ साथ में करंट अफेयर लेके चलते हैं, या आप हिस्ट्री के साथ साथ इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट सब लेके चलते हैं, तो आपकी पॉसिबिलिटी रहती है कि आप प्रीलिम्स इजीली क्वालिफाई कर सकते हो। तो ये था थोड़ा सा एक ओवरव्यू। अब हम डिस्कस करते हैं अपना आज का कुछ क्वेश्चन, जो कि देखिए लास्ट में हमने जो क्वेश्चन किए थे ना डिस्कस, वो थोड़े से ऊपर नीचे वाले क्वेश्चन डिस्कस हो गए थे। जैसे कि हमने 43, 44, 45, फिर 47, 48 क्वेश्चन हमने डिस्कस करा था। आज हम वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस नहीं किया था, उसको हमने रखा था नेक्स्ट क्लास के लिए। जैसे आज हम क्वेश्चन नंबर डिस्कस करेंगे 44। तो क्वेश्चन नंबर 44 अब मैं आपसे क्या पूछा जा रहा है, इसमें आपसे ये पूछ रहा है कि ये जो आपके पास 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, यानी कि इनमें जो यहाँ पे आपके 3 सब्सटेंस के नाम दिए गए, इनमें ये पूछ रहा है कि कितनों में प्लास्टिक का यूज किया जाता है। जैसे पहला है आपके पास सिगरेट बिट्स, दूसरा है आई ग्लास लेंस और तीसरा है कार टायर्स। आपको बताना है कि इन तीनों में से किस किस में प्लास्टिक का यूज किया जाता है। जैसे ऑप्शन ए है आपके पास ओनली 1, ऑप्शन बी है ओनली 2, ऑप्शन सी है ऑल 3 और ऑप्शन डी है नन। तो इसमें आपसे तो करेक्ट और इनकरेक्ट वाला तो ऑप्शन है नहीं, बस सीधा सीधे पूछ लिया कि कितने में प्लास्टिक का यूज किया जाता है। तो इसका आंसर आपको सी देखने को मिलेगा, यानी कि तीनों में ही प्लास्टिक का यूज किया जाता है। देखिए अगर हम बात करें सिगरेट जो बिट्स होते हैं, ये एक फिल्टर करने का काम करता है। और ये किसका बना होता है, ये बना होता है हमारा सेल्यूलोज का, जो कि क्या होता है प्लास्टिक का होता है, यानी कि सेल्यूलोज जो एटिटेट होता है तो इसका बना होता है जो कि एक तरह का ही क्या होता है प्लास्टिक होता है। तो हमारा
एक तो सही चला गया। दूसरा बात करते हैं आई लेंस की। तो आई लेंस में प्लास्टिक, जैसे कि अगर हम पॉलीकार्बोनेट की बात करें तो उसका यूज़ किया जाता है, जिससे कि क्या होता है कि आज के टाइम पे जो लेंस है वो लाइट वेट रहता है और ड्यूरेबल, यानी कि वो थोड़ा सा लंबा चलता है। तो इसीलिए आपको क्या देखने को मिलेगा, दूसरा भी सही देखने को मिलेगा। मतलब इन शॉर्ट ये समझिए कि आज के टाइम पे जो आई लेंस है उसमें भी प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है, पॉलीकार्बोनेट के यानी कि पॉलीकार्बोनेट का यूज़ किया जाता है, जो कि खुद एक अपने आप में क्या है, फॉर्म ऑफ प्लास्टिक है। तो इससे क्या होता है, ये काफ़ी ज़्यादा क्या रहता है, लाइट वेट होता है, हल्का हो जाता है। फिर हम बात करते हैं कार टायर्स की। तो कार के टायर्स में भी क्या किया जाता है, प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है, यानी कि इसमें आपको सिंथेटिक पॉलीमर्स देखने को मिलेगा, जो कि एक प्लास्टिक कंपाउंड्स है। तो ये इसलिए इसमें मिलाया जाता है ताकि जो टायर्स की जो लाइफ टाइम है वो क्या हो सके, लंबी हो सके। तो इसके लिए इसका जो राइट आंसर देखने को मिलेगा वो आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 45 में आपके पास यहाँ पे क्या दे रखा है, 3 सब्सटेंस दे रखे हैं और इन 3 सब्सटेंस में से बताना ये है कि जो कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी है तो इनमें से क्या क्या प्रोड्यूस होता है। इन शॉर्ट ये समझिए, क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि कोल जो गैसिफिकेशन टेक्निक है का यूज इनमें से कितनी चीजों के प्रोडक्शंस के लिए किया जाता है। जैसे पहला है एथेनॉल, दूसरा है नाइट्रोग्लिसरीन और तीसरा है यूरिया। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए है ओनली 1, ऑप्शन बी है ओनली 2, ऑप्शन सी है ऑल द 3 मतलब तीनों, एंड ऑप्शन डी है नन। तो इसका जो राइट आंसर देखने को मिलेगा वो भी आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन सी देखने को मिलेगा, यानी कि तीनों। एक्सप्लेनेशंस की बात करते तो देखिए, जो कोल गैसिफिकेशन है का मतलब होता है कि जब कोल को हाई टेम्परेचर पर गैस में बदला जाता है तो उसी को कहते हैं हम कोल गैसिफिकेशन। तो इसे बनाने वाली जो साइन गैस होती है, यानी कि हाइड्रोजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO का यूज़ होता है। तो इससे क्या क्या बनता है, एक तो इथेनॉल बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, दूसरा यूरिया जो कि एक फर्टिलाइजर है उसको बनाने के लिए किया जाता है, तीसरा आपको देखने को मिलेगा नाइट्रोग्लिसरीन। भी ये क्या है, इनडायरेक्टली इसको बनाया, यानी कि इनडायरेक्टली बन सकता है इसे बनाने वाली यानी कि इसे बनाने वाले जो प्रेसियोर्स से। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन सी देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 46 में क्या है ना, यहाँ पे आपको ना कुछ केमिकल्स के नाम दे रखे हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है CO20, HMX एंड LLM105। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि इन केमिकल सब्सटेंस का एक कॉमन फीचर्स क्या है। तो जैसे आपके पास ऑप्शन ए है रेफ्रिजरेट, जैसे कि आपके पास पहला दे रखा है, क्या दे रखा है कि रेफ्रिजरेंट एक अल्टरनेटिव्स के तौर पे, दूसरा एक्सप्लोजिव इन मिलिट्री वेपन्स, तीसरा है हाई एनर्जी फ्यूल्स फॉर क्रूज मिसाइल, यानी कि जो क्रूज मिसाइल होते हैं उसके फ्यूल्स के लिए, और चौथा है आपको देखने को मिलेगा जो रॉकेट प्रोपल्यूशन फ्यूल होता है उसके तौर पे। अब बताने कि इस जो यहाँ पे 3 केमिकल दिए गए, इन तीनों का कॉमन फीचर्स क्या है। तो इसका जो राइट आंसर देखने को मिलेगा ना वो आपको ऑप्शन बी देखने को मिलेगा कि जो अगर हम CL20, HMX और LLM105 की बात करें तो इसका जो एक कॉमन फीचर्स है वो क्या है, तो ये काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, एक्सक्लूसिव, मतलब विस्फोटक टाइप में होता है। जो हमारा एक्सप्लोसिव्स है ना वो देखने को मिलेगा। तो इसलिए इसका जो यूज़ किया जाता है वो किसके में किया जाता है, मिलिट्री में किया जाता है। मिसाइल्स बनाने के लिए, वॉर हेड्स बनाने के लिए, बॉम्ब बनाने के लिए इसका यूज़ होता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन बी इस करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 52 के बारे में। 50 क्वेश्चन नंबर 52। देखिए क्वेश्चन नंबर 52 में क्या पूछा गया है, एक साइड में आपको स्टेट के नाम दिए गए हैं और दूसरे साइड आपको क्या दे रखा है, डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन मींस यहाँ पे इसका फीचर्स दे रखा है। अब इनमें से बताना है कि कौन सा आंसर सही है। जैसे आप क्वेश्चन की बात कीजिए तो क्वेश्चन आपसे पहला क्या पूछ रहा है कि अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश का नाम के डिस्क्रिप्शन में क्या कह रखा है कि इसकी जो कैपिटल है वो एक फोर्ट यानी कि किला के नाम पे रखा गया है और इसमें आपको 2 नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे। ये पहला है। दूसरा कहा गया है नागालैंड। नागालैंड के बारे में क्या कहा गया है कि इसको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से बनाया गया था।
तीसरा कहता है त्रिपुरा के बारे में। त्रिपुरा के बारे में क्या कहा गया है कि पहले पार्ट सी स्टेट था, बट 1976 में इसको एक फुल स्टेट के तौर पे रीऑर्गेनाइज किया गया। मतलब स्टेट दिए गए और तीनों की फीचर्स बता दी गई, डिस्क्राइब कर दिया गया। अब इनमें से बताने कि कितने करेक्टली पेयर मैच सही है। जैसे ऑप्शन ए है ओनली 1, ऑप्शन बी है ओनली 2, ऑप्शन सी है ऑल द 3 एंड ऑप्शन डी है नन। तो इसका जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन सी, यानी कि तीनों के तीनों जो स्टेट के डिस्क्रिप्शन है वो बिल्कुल सही है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश की जो कैपिटल है ईटानगर, वो एक ईटा फोर्ट से इंस्पायर्ड है। तो पहला फीचर्स आपको पता चलेगा, जैसे इसमें कहा भी था। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे 2 नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। एक है पहला जो नेशनल पार्क देखने को मिलेगा वो कौन सा देखने को मिलेगा, नाम दाफा, और दूसरा मोंगली। 2 नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। नागालैंड की बात करते हैं तो नागालैंड को 13th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू क्या है, इसे एक फुल स्टेट रीऑर्गेनाइज कर दिया गया था कब, 1962 में। तो इसलिए हमारा दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरी स्टेटमेंट की बात करते हैं तो पहले ये पार्ट सी था, मतलब पहले ये पार्ट सी स्टेट में था, फिर 1976 में इसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया और 1972 में इसको एक फुल स्टेट का दर्जा मिल गया। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन सी देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है ऑर्डिनेंस के रिगार्डिंग में। आपके पास 3 स्टेटमेंट दिया गया है और 3 स्टेटमेंट में से बताने की कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। जैसे अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं तो पहला स्टेटमेंट ये कहा गया है कि जो ऑर्डिनेंस है इसको किसी भी सेंट्रल एक्ट को ये किसी भी सेंट्रल एक्ट को अमेंड कर सकता है, यानी कि बदल सकता है, अमेंडमेंट कर सकता है। दूसरा स्टेटमेंट कहा गया है जो ऑर्डिनेंस है किसी भी फंडामेंटल राइट को वीक कर सकता है, यानी कि कमजोर कर सकता है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि जो ऑर्डिनेंस है वो एक बैकडेट से लागू हो सकता है। ये 3 स्टेटमेंट देखे, तीनों में से बताना कौन सा सही है। तो इसका जो राइट आंसर है ना वो आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन सी देखने को मिलेगा। देखिए ये वाला इस टाइप के जो स्टेटमेंट ऑप्शंस होता है ना, ये काफी ज्यादा आप इसको इजी मेथड में कह सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें आपको सारे स्टेटमेंट मालूम होना ये कंपलसरी नहीं होता है। अब जैसे आपको पता है कि भाई फंडामेंटल जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या किया जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा ही बदला जा सकता है, जो कि स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होते हैं, जिसमें स्पेशल्स के साथ। क्योंकि जब आपने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में पढ़ा होगा तो उसमें आपको पता होगा कि फंडामेंटल जैसी जो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं उसको अमेंडमेंट करने का प्रोसेस किस तरीके से रहता है। क्यों? क्योंकि इसका जो गार्डियन है वो कौन है, सुप्रीम कोर्ट है। तो इसको इजिली मतलब आसानी से इसको वीक नहीं बनाया जा सकता है। अगर बस आपको इतना ही पता है कि दूसरा स्टेटमेंट गलत है और पहला और दूसरे का खास नॉलेज नहीं है, तो इससे आप क्या कर सकते हो, जिसमें ऑप्शन 2 आप उसको एलिमिनेट कर सकते हो। जैसे ऑप्शन ए एलिमिनेट हो जाएगा, ऑप्शन बी एलिमिनेट हो जाएगा, ऑप्शन डी जो होगा वो हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। तो सीधा सीधा हमारे पास आंसर क्या निकल के आता है, ऑप्शन सी निकल के आता है। और इसका राइट आंसर भी क्या है, ऑप्शन सी। आपको क्या देखने को मिलेगा, राइट आंसर देखने को मिलेगा। एक्सप्लेनेशंस की बात करते हैं। पहला स्टेटमेंट हमारा इसलिए सही है क्योंकि जो ऑर्डिनेंस है वो एक तरीके का टेम्पोररी लॉ होता है और वो किसी भी एग्जिस्टिंग लॉ जैसे कि जो सेंट्रल एक्ट है उसको वो बदल सकता है, अमेंड कर सकता है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि फंडामेंटल राइट को सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ही चेंज किया जा सकता है, ना कि ऑर्डिनेंस बिल से। तो हमारा ये तो गलत हो गया। तीसरा स्टेटमेंट की बात करते हैं तो ये भी हमारा सही है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये अलाउ किया हुआ है कि जो ऑर्डिनेंस है वो एक बैकडेट से इसे लागू किया जा सकता है, बस उसका रीजन क्या हो वो वैलिड रीजन होना चाहिए। तो इसलिए पहला और तीसरा स्टेटमेंट हमारा सही है और राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स ये था आज हमारा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन। बाकी जो क्वेश्चंस पेंडिंग रह गए हैं उसको भी हम इसी तरीके से पार्ट बाय पार्ट डिस्कस करते चलेंगे। वीडियो के रिगार्डिंग में अगर आपको कोई सजेशन देना है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। और 3 जुलाई से हम जो प्रिपरेशंस की जो सीरीज चलेगी वो अब फुली तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से आपको नजर आएगी। तो इसलिए आप चैनल के साथ जुड़े रहिए और नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।